हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का सीएसए बायोलॉजी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जो कोर्ट केस था। हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था, जो जजमेंट था, उसमें हाई कोर्ट्स के वकील ने क्या कहा कि जांच निष्पक्ष हुई है, सही है या कानून के अनुसार नहीं हुई है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की गई जांच प्रक्रिया से असंतुष्ट थे। तो ये जो कोर्ट की टिप्पणी थी, तो ये सारा कुछ हम बहुत ही डिटेल में पूरे कोर्ट का जो ऑर्डर था वो हम इस वीडियो में लेके आए हैं, उसको हम समझेंगे। और जो यूनिवर्सिटी के साइड से जो एडवोकेट थे एंड उत्तर प्रदेश सरकार के साइड से जो एडवोकेट थे, दोनों के बीच में जो भी चीजें कही गई, जो भी कोर्ट ने ऑर्डर दिया, वो सारा चीज हम इसमें बहुत ही डिटेल में समझने जा रहे हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और यदि आप चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इस चैनल में आपको जेएस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारी अपडेट्स जेन्युइन तरीके से प्रोवाइड की जाती हैं। और आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। ये आप टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें आप जुड़कर डिस्कशन एंड जो भी अपडेट्स हैं, इंफॉर्मेशन है, वो शेयर की जाती हैं। तो इस ग्रुप से आप जुड़ जाइएगा और हम इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो ये ऑर्डर आप देख रहे होंगे, हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, इसमें ये रिट नंबर दिया हुआ है 1845 ऑफ 2026। इसमें जो पिटिशनर हैं वो श्री जगदीश जैन कल्याण एजुकेशन ट्रस्ट है एंड वर्सेस जो है वो रिस्पोंडेंट यहाँ पे यूपी स्टेट ऑफ यूपी के जो ऑर्डर था उस पे यहाँ पे केस किया गया था। यूनिवर्सिटी के जो यूनिवर्सिटी का जो ट्रस्ट था उसके द्वारा केस किया गया था। एंड जो पिटिशनर हैं यहाँ पे, उनके वकील जो हैं वो हैं प्रणवेश सीनियर एडवोकेट एंड रेस्पोंडेंट के जो वकील हैं वो हैं सीएससी रोहित पांडे। तो ये आप देख रहे होंगे। और इसमें जो जिनके द्वारा जजमेंट दिया गया वो है विवेक सरन जी, जो यहाँ पे जिनके द्वारा ये ऑर्डर दिया गया था, जो हाई कोर्ट के जज जो जिन्होंने जजमेंट दिया। तो यहाँ पे जो हम सीधे चलते हैं कि 28 तारीख को क्या कहा गया। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो ये कोर्ट नंबर 37 पे ये लिस्टेड था। ये आप साफ देख रहे होंगे कि पैरा नंबर 2 पे लिखा हुआ है कि परसुएंट टू द ऑर्डर डेटेड 21 जनवरी 2026, लर्न एडिशनल एडवोकेट जनरल on the last occasion had furnished written instruction and thereafter pursuant to the order dated 27 जनवरी 2026 हैज प्लेस्ड बिफोर दिस कोर्ट। कहने का मतलब ये है कि जो आपके एडिशनल एडवोकेट जनरल थे, सरकारी वकील थे, उन्होंने यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, जो भी रिपोर्ट्स थी, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा जेएस यूनिवर्सिटी के उसमें इंक्वायरी में बनाई गई थी, इन्होंने कोर्ट को दे दिए। कोर्ट उन निर्देश को उन जांच रिपोर्ट को पढ़ के अब रिकॉर्ड में शामिल कर लिया है। और शामिल करने के बाद ये अब प्रोसीड होता है, ये जो कोर्ट केस है वो अब प्रोसीड किया जाएगा। अब ये आप हिंदी में भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं, सारा कुछ दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेट करके लिख दिया है आपको। देन इसके बाद पैरा नंबर 3 पे जो सीनियर जो श्री खरे जी हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी की तरफ से जो वकील हैं, उन्होंने बताया कि सेक्शन 55 के तहत जब इस यूनिवर्सिटी की क्या हुई कि इंक्वायरी हुई, तो इंक्वायरी में प्रॉपर चैनल के तरीके से इंक्वायरी नहीं करवाई गई। जबकि इस इंक्वायरी में यूपी हायर एजुकेशन काउंसिल जो था उसको पहले इंक्वायरी के लिए सौंपना चाहिए था। यहाँ पे लिखा हुआ है कंडक्ट अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। देन इसके बाद जो वो एजुकेशन काउंसिल कहती उस हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए था, मान्यता रद्द करने और ना करने का। जबकि यूनिवर्सिटी ने इस सेक्शन के तहत सही से इंक्वायरी और सही से इस प्रॉपर चैनल को फॉलो नहीं किया। डायरेक्टली एक विदाउट प्रायर इंफॉर्मेशन इन्होंने नोटिस के थ्रू 21 जो 13 जनवरी 2026 को इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहाँ पे घोषणा कर दिया कि इसकी मान्यता रद्द होती है। तो ये यहाँ पे कहा गया है कि इन्होंने सेक्शन 55 के तहत सही से चीजों को हमें इन्फॉर्म नहीं किया। और उसमें इन्होंने पहले जो नोटिस हमें प्रोवाइड की गई, यहाँ पे ये भी आप देख रहे होंगे, ही फर्दर सबमिट दैट द नोटिस डेटेड 21 मार्च 2025 पे जो बताया गया था स्टेट्स ऑफ सम फ्रॉड, मतलब ये यूनिवर्सिटी है जो कोई कुछ फ्रॉड कर रही है। पहले
ओनली इतना बताया गया था मार्च में। लेकिन जब 13/1 को इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फिर इसके बाद जब नोटिस दिया इनको, तो वहां पे इन्होंने और भी सारी चीजें ऐड करके वहां पे बता दी, कुछ और भी फ्रॉड्स के अलावा भी। तो ये यहाँ पे इनके द्वारा कहा गया है। यहाँ आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं कि यूनिवर्सिटी के वरिष्ठ वकील श्री खरे ने बताया कि जेएस यूनिवर्सिटी के खिलाफ कार्यवाही 21 मार्च 2025 के नोटिस से शुरू शुरू हुई थी। ठीक है। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट 2019 धारा 55 के तहत था। ठीक है। ये भी है, इसलिए सरकार को धारा 55 में दी गई पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करना जरूरी था। ये यूनिवर्सिटी के वकील कह रहे हैं। इस कानून के अनुसार पहले यूपी हायर काउंसिल को प्रारंभिक जांच करनी चाहिए थी, जो कि मैंने ऊपर आपको बताया। केवल तभी राज्य सरकार आगे की जांच का आदेश दे सकती थी। जब उसे कानून के उल्लंघन का प्रथम दृष्टता प्रमाण मिलता, तभी वो धारा 55 के अनुसार ये जांच केवल उसी अधिकारी द्वारा होनी चाहिए थी जिसे सरकारी नोटिफिकेशन द्वारा नियुक्त किया गया हो। मतलब यहाँ पे इस धारा के अकॉर्डिंग जो पहले से नियुक्त किया गया, जो पहले से इस उसमें बताया गया हो कि इस ऑफिसर के द्वारा होगा, उसी से करवाया जाना चाहिए था, ना कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ही फर्दर सबमिटेड दैट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कैन नॉट बी मेड इंक्वायरी ऑफिसर। तो ये भी आप देख सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यूनिवर्सिटी को ना तो जवाब देने को मौका मिला और ना ही जांच में भाग लेने का, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। साथ ही उन्होंने ये भी तर्क दिया कि बिना वैध नोटिफिकेशन के जिला मजिस्ट्रेट को जांच अधिकारी बनाना गलत है, और ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन जनरल क्लॉज एक्ट के नियमों के अनुसार होना चाहिए। मींस जो भी चीजें होती हैं, जैसे किसी भी इंक्वायरी ऑफिसर कोई बनाया जाता है तो उसको विथ एक्ट विथ रूल्स के अकॉर्डिंग बनता है। तो ये इन्होंने यूनिवर्सिटी के जो वकील थे अपनी यहाँ पे दलील दी है। देन इसके बाद जो गवर्नमेंट के जो वकील्स थे, जो एडवोकेट जनरल थे, उन्होंने जो बताया यहाँ पे आप वो भी देख सकते हैं। पैरा नंबर 4 में वो लर्न सीनियर काउंसिल एंड एडिशनल एडवोकेट जनरल ऑन बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट स्टेट, किनके बिहाफ पे, जो स्टेट की तरफ से ये जो है उनके वकील हैं, उनके स्टेट के बिहाफ पे ये बोल रहे हैं कि ये सारी चीजें यहाँ पे आप ये हिंदी में भी देख सकते हैं। तो राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील और अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री मनीष गोयल की जेएस यूनिवर्सिटी के खिलाफ कई शिकायतें प्राप्त हुई थीं, और इन्हीं शिकायतों के आधार पर जांच कराई गई थी। कई शिकायतें क्या हुई, प्राप्त हुई, और इन्हीं के आधार पे ये लिखा है, वेरियस कंप्लेंट्स अगेंस्ट द पिटिशनर यूनिवर्सिटी एंड वंस एन इंक्वायरी वाज इंस्ट्रस्टेड। ठीक है, क्या इंस्ट्रस्टेड टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि एक बार जांच जिला मजिस्ट्रेट को सौंपी गई थी। जब ये शिकायतें मिली, तो डीएम को यह अधिकार था कि वह जांच के दायरे में बढ़कर अन्य संबंधित समस्याओं को और अनियमितताओं को भी शामिल कर सके। मतलब उन्होंने ये बोला, जो राज्य सरकार के वकील थे, वरिष्ठ वकील, उन्होंने ये बोला कि पहले जो शिकायतें प्राप्त हुई उनके द्वारा डीएम को ये अधिकार दिया गया कि वो और भी बढ़ के और भी आगे जो भी समस्याएं हैं उनको यहाँ पे इंक्वायरी करें और देखें और रिपोर्ट बनाएं। उनके अनुसार डीएम केवल नोटिस में लिखी बातों तक सीमित नहीं था, बल्कि वह अन्य रिपोर्टों और दस्तावेजों को भी देख सकता था। इन अतिरिक्त रिपोर्टों के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट अपने निष्कर्ष दे सकता था और अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंप सकता था, इसके जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की गई। ये उन्होंने दलील दी उनके यूपी स्टेट के बिहाफ पे, और ये उनके लिए रिप्लाई था जो यूनिवर्सिटी के वकील ने ऊपर कहा। ठीक है, कि ये नियम के विरुद्ध हुआ और ऐसा हुआ। फिर देन दोनों की बात सुन के फिर कोर्ट का जो यहाँ पे ऑर्डर आता है, मेन चीज ये आपको देखना है यहाँ पे कि दिस कोर्ट आफ्टर हियरिंग द पार्टीज एंड गोइंग थ्रू द अवेलेबल रिकॉर्ड्स। मतलब जो अवेलेबल रिकॉर्ड्स हैं और दोनों पार्टी को सुनने के बाद कोर्ट ने जो यहाँ पे डिसीजन लिया कि ये जो चीज हुई है वो उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, और जो ये इंक्वायरी हुई है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये जो इंक्वायरी हुई है वो सही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा वो
यहाँ पे ठीक से कंडक्ट नहीं की गई है। ये आप देख रहे होंगे, जो ये इंक्वायरी हुई है, ये लिखा हुआ है कि जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा जो इंक्वायरी की गई है, उससे वो संतुष्ट नहीं है और ये सारा चीज़ के लिए फिर उन्होंने ये यहाँ पे ऑर्डर दिया स्टे का। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोनों पक्षों यानी यूनिवर्सिटी और राज्य सरकार की दलीलें सुनने के बाद, दस्तावेज को ध्यानपूर्वक देखने के बाद कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि पहली नज़र में प्रथम दृष्टया जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की गई जांच प्रक्रिया से वह संतुष्ट नहीं है। मीन्स कोर्ट यहाँ पे संतुष्ट नहीं है, उन्होंने ये कहा। देन कोर्ट को लगा कि जांच निष्पक्ष, सही और कानून के अनुसार नहीं हुई प्रतीत होती है। मतलब कोर्ट को ऐसा लगा कि यहाँ पे जो जांच हुई है वो निष्पक्ष और सही और कानून के आधार पे नहीं हुई, ऐसा प्रतीत होता है। इसलिए फिर उन्होंने क्या कहा, इसलिए इस स्तर पर कोई अंतिम और सही फैसला देना संभव नहीं है। यहाँ पे उन्होंने बोला कि अभी कोई अंतिम फैसला और इस स्तर पे अंतिम फैसला देना ठीक नहीं है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले का निर्णय तभी सही तरीके से हो सकता है जब दोनों पक्ष अपने अपने लिखित जवाब, हलफनामे और सबूत दाखिल करेंगे। मतलब जैसे वो अपने जो भी उनके लिखित जवाब होंगे, जो भी रिपोर्ट्स होंगी, जो भी एफिडेविट होंगे, उनको जब कोर्ट के सामने वो शामिल करेंगे, तभी ये स्पष्ट जो है डिसीजन लिया जाएगा, जिसे हम ये भी बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ प्लीडिंग्स भी बोला जाता है इसको। तो इन सभी दस्तावेजों को विस्तार से देखने के बाद कोर्ट अंतिम फैसला सुनाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि कोर्ट तभी अंतिम फैसला सुनाएगा जब ये सारे दस्तावेज उनके सामने शामिल होंगे। ठीक है। तो इतना सुनने के बाद फिर राज्य सरकार की ओर से पेश हुए वकील ने कोर्ट से अनुरोध किया। मतलब जब कोर्ट के वकील ने यहाँ पे ये बोला, तो जब वो बोले तो यहाँ पे राज्य सरकार की ओर से पेश हुए वकील ने यहाँ पे अनुरोध किया, लिखा है स्टैंडिंग काउंसिल प्रेज फॉर एंड इज ग्रांटेड 10 डेज। कितने 10 डेज इन्होंने मांगा कि लिखित जवाब के लिए, लिखित दवा जवाब शामिल करने के लिए, दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय मांगा। ठीक है, जिसे काउंटर एफिडेविट कहा जाता है। ठीक है, कोर्ट ने उसका अनुरोध स्वीकार किया, मतलब उनका जो है अनुरोध स्वीकार कर लिया और 10 दिन का उन्हें टाइम दिया। देन याचिकाकर्ता को एंड 1 वीक देयर आफ्टर ग्रांटेड टू लर्न काउंसिल। मतलब अब क्या था, जो याचिकाकर्ता थे उनको उन्होंने 1 सप्ताह का समय दिया ताकि वे सरकार के जवाब पर अपना रिप्लाई दाखिल कर सकें यदि वो चाहें। ठीक है, इसका मतलब यह है कि कोर्ट ने दोनों पक्षों को अपनी अपनी बात रखने को लिखित रूप से रखने के लिए उचित समय और न्याय संगत समय दिया ताकि मामले का फैसला सही तरीके से किया जा सके। तो यहाँ पे ये कोर्ट ने डिसीजन पे यहाँ पे स्टे इसलिए लगाया क्योंकि उन्होंने बताया कि इंक्वायरी ठीक से नहीं हुई है। इंक्वायरी से वो असंतुष्ट थे और जो डीएम के द्वारा जो रिपोर्ट बनाई गई थी उससे उन्हें कुछ ठीक से वहाँ पे संतुष्ट नहीं थे वो चीज़ को लेके। तो उन्होंने इस केस को और भी डॉक्यूमेंट्स, लिखित जवाब, इन सारी चीज़ को शामिल करने के लिए उन्होंने 10 दिन का समय दिया, 7 दिन का पिटिशनर को समय दिया। नेक्स्ट हियरिंग 16/2/2026 को नेक्स्ट हियरिंग यहाँ पे लगा दी और इस केस पे स्टे लगा दिया। जो ये केस के स्टे लगने के बाद इसका नेक्स्ट हियरिंग 16 फरवरी 2026 को होगा। वहां पे यदि फाइनल डिसीजन होता है तो उस ऑर्डर एंड जजमेंट को भी हम आप लोगों के साथ शामिल करेंगे एंड आप लोगों को बताएंगे कि कैसा क्या हुआ। तो ये चीज आपने जाना कि यूनिवर्सिटी का कितना यहाँ पे स्टैंड क्या था और सरकार का क्या स्टैंड था और कोर्ट ने इसमें क्या कहा, कैसा कहा। तो ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।